Hello students, my name is रोहित पेन्यूली and I am from ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग है ना, हमारे आसपास के पदार्थ चल रहा है। और पिछले भाग में हम बात कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना, कि जो मैटर के पार्टिकल है यानी जो पदार्थ के कण हैं उनकी क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है उनकी, वो हमने बातें कर चुके हैं, है ना। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू रखेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पिछले भाग में बच्चों हमने यही बात करी थी कि जो आपके गर्म खाना होता है उसकी खुशबू आपको काफी दूर तक आती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू आपको नहीं आती है ना। इसका रीजन हमने समझा था कि जो गर्म खाना है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो तेजी से मूव करते हैं, जबकि ठंडे खाने में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो उस हिसाब से वो तेजी से मूव नहीं कर पाते। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। तो आपके पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, अब आप अगर वैसे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, जब आप ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग तरीके के मैटर्स को, है ना, तो उनमें आपको उनकी अलग अलग अवस्थाएं, आपको स्टेट्स देखने को मिलती है ना। तो जो मैटर है वो आपका बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेट्स में रहता है। कौन कौन सी? सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड में और गैस में। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है ना। तो अब वैसे तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लेकिन जो आज साइंटिस्ट है वो 5 स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, 5 अवस्थाओं में हो सकता है, रहता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, और अगले आपके पास बोन्स, आइंस्टीन, बोस, आइंस्टीन, बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये आपके पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। साइंटिस्ट 5 स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो आप पढ़ते हैं बेसिकली हम इन 3 के बारे में ही बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, है ना। इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम क्या बात करते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, है ना। तो पदार्थ की अवस्थाएं हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। और सबसे पहली जो अवस्था है हमारे पास वो है बच्चों कौन सी? सॉलिड, है ना। सबसे पहले क्या है? सॉलिड अवस्था है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड अवस्था को समझने के लिए हम क्या करें, है ना। हमने कहा कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ये आपके पास किस तरीके से आती हैं, जब पार्टिकल ऑफ मैटर में कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। भाई पार्टिकल ऑफ मैटर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, है ना। हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखी पार्टिकल ऑफ मैटर की, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी? पहली कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मेटल की थी कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके पास स्पेस होता है। दूसरी, पार्टिकल के मैटर ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। तीसरी हमने बात की थी कि आपके पास पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं आपके, सॉरी, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है, इनमें जो वेरिएशन आता है तो उन्हीं वेरिएशन के कारण 3 आपके जो मैटर की अवस्थाएं हैं, स्टेट्स हैं, वो आपके पास सामने आती, डेवलप होती है ना। इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे। और सबसे पहले जो अवस्था है, सबसे पहले जो स्टेट है, वो हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट को समझने के लिए क्या करता है, अगर आप क्या करें, आप 3
आर्टिकल्स ले ले, है ना, 3 आर्टिकल्स आप कलेक्ट कर ले, एक्टिविटी के द्वारा हम समझेंगे। हमने कहा एक पेन हमने ले लिया, ठीक है, एक पेन आपके पास है, एक आपके पास बुक है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, नीडल है। पेन है, आपके पास बुक है, ठीक है, एक नीडल हो गया आपके पास, ठीक है, और एक हम ले ले पीस ऑफ वुडन स्टिक, पीस ऑफ वुडन स्टिक, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ठीक है ना। तो 3-4 चीजें हमने ले ली, पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, हमने इन 4 चीजें हमने ली। अब हमने क्या करना है, अगर आप इनकी जो स्केच है, मतलब इनका जो शेप है उसको आप बनाएं, ठीक है ना, अपनी कॉपी में, है ना, एक पेंसिल रख के आप क्या करो, एक बुक ले लो, बुक को रखो और फिर पेंसिल के द्वारा उसकी क्या बनाओ, स्केच बनाओ, नीडल की भी, पीस ऑफ वुडन की भी, है ना। तो क्या आप पाएंगे कि सबकी डेफिनेट शेप है ना, क्या आपको दिख रहा है कि सबकी क्या है, डेफिनेट शेप है, ठीक है ना, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है या फिक्स वॉल्यूम है। 3 बातें हमने पूछी, इन सबकी शेप बनाने में क्या आपको दिखता है कि उनकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है या फिक्स वॉल्यूम है ना। अच्छा, क्या हो अगर हम आप इनको हथौड़े से, आप इनको हथौड़े, इनके ऊपर हथौड़ा मारे तो क्या होगा, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डिफ्यूज का मतलब मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स का क्या होना है, गैसेस फेस में मॉलिक्यूल्स का क्या होना, फ्लो करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, डिफ्यूजन, उसको हमने बात की थी। तो क्या एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, क्या आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं, आप फोर्स लगा के क्या इनको दबा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं बच्चों, वो किसके हैं, सॉलिड के, ये सब के सब क्या है आपके पास, सॉलिड्स है, ठीक है ना। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि जब आपने ऑब्जर्व करा तो सबका अपना क्या है, डेफिनेट शेप है। भाई पेन का एक अपना शेप है, पेन का शेप बुक के शेप जैसा नहीं होगा, बुक का नीडल के जैसा नहीं होगा, नीडल का वुडन स्टिक के जैसा नहीं होगा। तो हमने क्या बातें देखी, हमने ये बातें देखी कि सबका क्या है, अपना एक डेफिनेट शेप है, क्या है, अपना क्या है, डेफिनेट शेप है ना। तो ऑल हैव डेफिनेट शेप, सबका क्या है बच्चों, एक डेफिनेट शेप है। पहली बात, सबका एक डेफिनेट शेप है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि उनका डेफिनेट शेप के अलावा एक फिक्स बाउंड्री है। भाई पेन की एक फिक्स बाउंड्री है, बुक की फिक्स बाउंड्री है, नीडल की फिक्स बाउंड्री है। तो वहां से हम क्या कह सकते हैं कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो एक तो उनकी डेफिनेट शेप है, दूसरा उनके पास क्या है, अपना एक फिक्स वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम उनका शेप हो गया, है ना। और जब आप इनको जब फोर्स लगाए, इन पे फोर्स लगाते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होते, है ना, कंप्रेस, इनको दबाने पे दबते नहीं है। पेन को आप दबाओ, बुक को दबाओ, नीडल को दबाओ तो ये दबते नहीं है ना। तो दे डू नॉट कंप्रेस, दे डू नॉट कंप्रेस, इनको दबाने पे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये कंप्रेस नहीं होते। तो ये सारी बातें आपने देखी, है ना, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरा, सॉलिड की क्या टेंडेंसी होती है कि अपनी शेप को मेंटेन कर सके जब उस पर आउटसाइड फोर्स अप्लाई करें। जैसे आपके पास एक वुडन स्टिक है, उसको आप अगर तोड़ो तो टूटने पे क्या होता है, उसकी शेप बदलती नहीं है ना। उसकी शेप, अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे, तो यहाँ से आपने तोड़ा तो शेप नहीं बदलेगी, दो अलग भाग में वो रह जाएगा पर उसकी शेप नहीं बदलती, है ना। तो सॉलिड क्या करता है, अपने आप को क्या बचाता है, ठीक है ना, अपनी शेप को चेंज होने से। तो हम कह सकते हैं जी भाई वो कैसे हैं, रिजिड है। चौथी बात हम क्या बोलेंगे, दे आर रिजिड, दे आर रिजिड। चौथी बात क्या बोलेंगे, वो कैसे हैं बच्चों, रिजिड है। आए बात समझ में। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये बातें करी कि एक तो उनका फिक्स शेप है, दूसरी उनकी फिक्स वॉल्यूम है, वो दे डू नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होते, है ना। सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है टू मेंटेन देयर शेप,
है ना। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो वो क्या है बच्चों, रिजिड है। चार बातें आपने सीखी सॉलिड को लेके, कौन कौन सी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, दे डू नॉट कंप्रेस, ठीक है ना, और चौथी बात दे आर रिजिड, वो कैसे होते हैं बच्चों, रिजिड होते हैं। तो ये तो सारी बातें आपने उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को हमने देख के, मद्देनजर देख के हमने बातें बताई। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। हमने क्या कहा, आपने एक रबड़ बैंड दिया, आप एक रबड़ बैंड ले लो, ये सपोज आपके पास क्या है, एक रबड़ बैंड, ठीक है ना। अब रबड़ बैंड को जब आप क्या करते हो, ये आपने क्या करा, इसको स्ट्रेच करा, तो स्ट्रेच करने पे इसने अपनी शेप चेंज करी भाई, जब आप खींचोगे तो ये इतना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। अब इसने, आपने देखा इसने अपनी शेप चेंज कर ली, है ना, यहाँ पे शेप में चेंज आया ना, यहाँ पे शेप में क्या आया, चेंज आया। हमने बात की थी कि सॉलिड कैसे हैं, जिनका डेफिनेट शेप है, जो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। तो क्या आप ये बताओ, क्या रबड़ बैंड सॉलिड है ना, क्योंकि भाई ये तो अपनी शेप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा है ना, अपनी शेप को चेंज कर रहा है। अभी आप सोच के रखें। दूसरी बात हमने क्या करा, अगर आप शुगर या सॉल्ट के बारे में सोचे, आपने क्या लिया, शुगर ले लिया, चीनी ले ली, या आपने नमक ले लिया, सॉल्ट ले लिया, ये चीजें आपने ली, और जब आपने इनको अलग अलग जार में रखा, है ना, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, तो इन्होंने क्या करा, उस जार की शेप ले ली। आपने आपने इस गोल से कटोरी में रखा शुगर को, तो उस पे आ गया। आपने इस तरीके से बाउल में रखा, इस बाउल में आ गया, है ना। तो जिस कंटेनर में हम ये डाल रहे हैं, उस कंटेनर में अपनी शेप ले रहे हैं। क्या ये सॉलिड है, मेरा वापस से आपसे जवाब, क्या ये सॉलिड है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, जिनका फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कि कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हर जार की शेप ले रही है। क्या ये वॉल्यूम, क्या वो सॉलिड है ना। स्पंज के बारे में आप क्या समझते हैं, आपका स्पंज होता है ना, स्पंज होता है जो आप बर्तन वगैरह धोने में भी इस्तेमाल करते हो, या आपने और जगह भी देखा होगा स्पंज को, है ना। तो जब आप स्पंज को क्या करो, दबाओ, स्पंज को आप कंप्रेस करते हो, तो जब इजीली कंप्रेस हो जाता है, क्या वो सॉलिड है भाई। हमने क्या बात की थी, तीसरी बात हमने की थी, दे डू नॉट कंप्रेस, वो कंप्रेस नहीं होते। तीसरी बात हमने ये तो की थी कि वो कंप्रेस नहीं होते, तो ये तो कंप्रेस हो रहा है, स्पॉन्ज क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो क्या ये सॉलिड है कि नहीं है ना। तो ये इन सारे एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि रबड़ बैंड ने अपनी शेप चेंज करी अंडर फोर्स, है ना। फोर्स जब आपने लगाया तो उसने अपनी शेप चेंज करी, उस फोर्स को आपने वापस से कम कर दिया तो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। फोर्स को जैसे आपने हटाया तो उसकी जो वो था, फोर्स जैसे टूटा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। अब अगर हम हर इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट क्रिस्टल की बात करें, तो शेप जो होती है इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल की, तो फिक्स रहती है ना, जैसे है वैसे ही रहती है ना। जब आप उसको अपने हैंड में लो, या आप उसको प्लेट में रखो, या किसी जार में रखो, या किसी कटोरी में रखो, शुगर के, सॉल्ट की, क्रिस्टल्स की जो शेप है वो सेम रहती है। शेप में तो उनका चेंज नहीं आ रहा है ना, जो कि इनमें कहीं भी रखो तो इनका जो शेप है वो सेम रहती है हर जगह, है ना। हर जगह शेप क्या रहती है, सेम रहती है, शेप हर जगह सेम रहती है। अगर आप स्पंज की बात करें, स्पंज में, तो स्पंज में क्या होता है बच्चों, माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स। कैसे होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, माइन्यूट होल्स। जैसे जब आपने उनको कंप्रेस करा, जैसे आपने जब उनको कंप्रेस करते हैं, तो उनके अंदर बच्चों एयर होती है। जैसे उनके अंदर, स्पंज के अंदर जो होल्स है उनके अंदर एयर होती है। जैसे आपने उनको कंप्रेस करा, कंप्रेस करने पे जो एयर है वो बाहर आ जाती है, तो इस वजह से वो कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे आपने छोड़ा, वापस एयर चले जाती है, वापस वो अपनी जगह आ जाते हैं। तो इस वजह से स्पंज भी क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। आई बात समझ में, इस वजह से क्या हो जाता है बच्चों, स्पंज भी क्या हो जाता है आपका, कंप्रेस हो जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, और उन कैरेक्टरिस्टिकों पर हमने देखा कि भाई कुछ एक्सेप्शन भी हमको देखने को मिल रहे थे। उन एक्सेप्शन के बारे में बताया कि वो सॉलिड है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर शेप में वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन वापस उसी जगह पे आ रहे हैं, है ना, वापस क्या आ रहे हैं, उसी जगह पे आ रहे हैं। तो ये बच्चों क्या था, सॉलिड स्टेट के बारे में आपने इतना सीखा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या क्या देखेंगे आप सॉलिड के बारे में।
ठीक है ना। तो ये बातें आपने देखी, ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर को आपने देख के बताया। अब जो पांचवी बात होती है सॉलिड में, पांचवी बात सॉलिड में क्या होती है कि आप देखो आपके पास कोई सॉलिड है ना, जैसे कि आपके पास शुगर का क्रिस्टल ले ले, सपोज इतना बड़ा शुगर का आपके पास क्रिस्टल है और एक ऐसी शेप है, सॉलिड की शेप है ना। और हमने बात की थी कि हर चीज में क्या है बच्चों, हर चीज किससे मिलके बनी है, मैटर से मिलके बनी है। हर चीज क्या है, मैटर से मिलके बनी है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैटर कहते हैं, है ना। अब मैटर में क्या होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, है ना। मैटर में क्या है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है ना। मैटर में क्या है बच्चों, कई सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे इनके जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनके वो किस तरीके से चीजें शो करते हैं, है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको बताएं कि सपोज ये आपके पास शुगर क्रिस्टल है, ठीक है ना, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही पास पास रहते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही पास पास मॉलिक्यूल रहते हैं, है ना। क्या रहते हैं, बहुत ही मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं। पास पास होने का क्या मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम बोल सकते हैं कि दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो ही तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता तो मॉलिक्यूल पास पास कैसे हो सकते थे। मॉलिक्यूल इतना पास होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सबने आपस में एक दूसरे को क्या है, जकड़ के रखा हुआ है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मॉलिक्यूल्स ने आपस में जकड़ के रखा हुआ है, इसका मतलब द डिस्टेंस, ऐसे बोले, द डिस्टेंस बिटवीन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज लेस, है ना। जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है लेस है, मतलब आप देख पा रहे हो कि जब मॉलिक्यूल इतने पास पास हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, बहुत ही कम है। भाई दूरी कम होने का क्या कारण है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सबने आपस में एक दूसरे को क्या करा हुआ है, जकड़ रखा है। तो इस वजह से इनकी बीच की दूरी क्या है, बहुत बहुत ही कम हो गई इनके बीच की दूरी, ठीक है ना। तो ये अगली बात कि मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी या एटम के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम है। इसी वजह से वो उन्होंने क्या कैसी शेप ले रखी है, ये रिजिड शेप का मतलब है, इसी कारण है। रिजिड शेप कब आती है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। और जब मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, पास पास मतलब दूरी कम है, और पास पास होने का मतलब इंटर एटॉमिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आई सॉलिड के बारे में, है ना। तो सॉलिड क्या करते हैं, बहुत ही पास रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि हमने बात की थी पार्टिकल ऑफ, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं दे आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, है ना। मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। अब यहाँ पे तो वो बहुत ही पास पास है ना, इतने पास है कि उन्होंने सॉलिड की शेप ले रखी है। तो क्या ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मोशन में रहेंगे, हाँ यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं। हर एक चीज मैटर की जो पार्टिकल्स है हमेशा कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं, सॉलिड में भी रहते हैं। यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, इधर उधर वो आ जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं उनके पास आ जाने की, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं, है ना। क्या करते रहते हैं, अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं। हम चौथी बात हम क्या बोल सकते हैं, due to greater force of attraction, due to greater force of attraction, ठीक है ना, they cannot move far, so they oscillate about their mean position, about their
मीन पोजीशन, है ना। इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वो कहीं आ जा नहीं सकते, तो अपनी मीन पोजीशन, जैसे ये वाली पोजीशन, यहीं पे वो हिलते डुलते, यहीं पे हिलते डुलते रहते हैं, है ना। मीन पोजीशन पे ही वो ये करते हैं, सारा काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो साबित हो गई आपके पास, जो अगली कैरेक्टरिस्टिक थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, तो यहाँ पे भी मोशन में है। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, रेस्ट में नहीं है, वो मोशन पे है। वो क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे हिल रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जगह नहीं, उनके पास आने जाने की इधर उधर जगह नहीं है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, पैक्ड है आपके पास, है ना। तो अगर वो अपनी पोजीशन पे हिलते रहते हैं, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मूव नहीं कर पाते, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, उनके पास क्या होती है, लेस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोला जा सकता है। जैसे हम ये अगली बात हम ये कह सकते हैं कि दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बताई थी कि एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना। ये बात तो की थी हमने, एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी आती है किसी बॉडी में, उसे हम काइनेटिक कहते हैं। अब यहाँ पे मोशन तो उनका ना के बराबर है, अपनी जगह पे हिल रहे हैं, इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, तो कम काइनेटिक एनर्जी होगी उनकी, है ना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की कैसे होती है, तो कम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो 8 बातें हमने लिखी, समझाई आपको इसके बारे में। मेरे ख्याल से आपको समझ आया सॉलिड स्टेट के बारे में, कि क्या क्या सॉलिड स्टेट ने चीजें अपने बारे में बताई, ठीक है ना। अच्छा, ये 8 बातें आपने सीखी। दूसरा हमने ये एक और बात हम क्या कह सकते हैं, अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, है ना। हमने पीछे हमने ये बात की थी, जब हमने पीछे देखा कि जो चीजें हैं वो आपस में क्या करती हैं, जब हमने बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक हमने लिया था, तो हमने एक चीज एक वहाँ पे 2-3 बातें हमने पढ़ी थी कि क्या ये सारे के सारे एक दूसरे में डिफ्यूज होने के कैपेबल हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, वो हमने आपको डिफ्यूजन बताया था, है ना। क्या ये कर सकते हैं? तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉलिड में वो कम होता है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में क्या होता है, काफी कम होता है। The rate of diffusion in solid, the rate of diffusion in solid is very low, is very low, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, काफी कम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन काफी कम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत कम होता है सॉलिड में। कम होने का क्या रीजन है भाई? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब कि मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागना, है ना, इसी को रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है ना, बहुत पास पास है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल क्या है, बहुत ही पास पास है, उन्हें जगह ही नहीं मिल रही आने जाने की, और बस उन्हें इतनी जगह मिलती है कि अपनी पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, है ना, अपनी पोजीशन पे, उनको जगह ही नहीं। इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में क्या है, बहुत ही कम है। आई बात समझ में? तो ये सारी की सारी बातें हमने सॉलिड के बारे में करी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी सॉलिड के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं, तो आप इन्हें जरूर नोट करें। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी पहली स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड के बारे में, ठीक है ना। काफी जानकारी हमने सॉलिड के बारे में समझी, सॉलिड स्टेट क्या क्या होती है, किस तरीके से वो वर्क करती है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।